तब विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि 6 महीने के अंदर ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। 75 साल तक उसे बांधे रखने की में हम सफल रहे, और सिर्फ 10 साल में अंग्रेज़ों के इन पिट्ठुओं ने विंस्टन चर्चिल की जो भविष्यवाणी थी उसको सच करने का काम करके दिखाया। अगर इस बार उनको रोका नहीं गया तो जिस मकसद से वो लोग अपना राज कर रहे हैं वो मकसद इतना घिनौना होगा कि हम कभी उठकर खड़े होकर अपने आप को भारतीय नहीं कह सकेंगे, हम नागरिक नहीं कह सकेंगे, हम प्रजा बन जाएंगे। नागरिक और प्रजा में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रजा राजा की गुलाम होती है और नागरिक देश का मालिक होता है। हमने ये तय करना है कि हम नागरिक रहेंगे या गुलाम प्रजा बनकर इस देश में जिएंगे। इसीलिए हमने चुनाव के दौरों की शुरुआत के पहले महाराष्ट्र के लिए एक अपील निकाली थी जिसमें हमने स्पष्ट ये कहा था कि मविया को हमने समर्थन देना है, बाकी किसी को नहीं देना। और अब जाके जब 20 तारीख को बम्बई में चुनाव हो रहा है तो मुंबईकर के नाते हम मुंबईकरों से ये अपील कर रहे हैं कि मुल्क और संविधान को बचाने के लिए स्थानिक मुद्दों के ऊपर नज़र रखकर और संविधान के को अपना धर्म ग्रंथ मानकर ये प्रण ले कि इन गद्दारों की सरकार को हम हरा देंगे। इनके लिए और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये गद्दारों की सरकार है, उनको गद्दार ही कहना चाहिए हमको। हमने बहुत वक्त तक सुशील भाषा का प्रयोग किया, पर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री और अब उनके गृह मंत्री कितनी गलिच भाषा का प्रयोग करते हैं उनका उदाहरण अगर देने निकले तो इरफान भाई ने जो किताब दिखाई उससे 10 गुनी ज़्यादा बड़ी किताब छप के निकलेगी। पिछले 1 साल में महाराष्ट्र, जिसको पुरोगामी महाराष्ट्र कहते कहते हमारी छाती गर्व से फूली नहीं समाती थी, उसकी पब्लिक लाइफ में कितना बड़ा करप्शन आया है वो आप सब जानते हैं। किस अधोगति तक महाराष्ट्र को ले जाया गया, सत्ता की लोलुपता में नैतिकता को किस तरह से बेच दिया गया है, नैतिकता का वस्त्रहरण सार्वजनिक किस प्रकार से किया गया है वो आप सब देख रहे हैं। उसको हमने रोकना है। जो टूटे वो गद्दार थे, वो टूट गए। अब जो टिके हैं उनको मजबूत करने का काम और फ़र्ज़ हम सबका है और वो हम निभाएंगे। और इसीलिए आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपके माध्यम से हमारी ये अपील इस राज्य के और इस शहर के कोने कोने तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। हर कोई जो किसी न किसी तरह से अलग है उसको आज प्रताड़ित किया जाता है, उसके ऊपर एक भय का आलम छाया हुआ। ऐसा कभी नहीं था भारत में। ऐसा नहीं है कि 75 साल में दंगे नहीं हुए, पर इस प्रकार से वैमनस्य कभी नहीं हुआ था। दंगे हुए, लोग झगड़े, लोगों ने मारा, लेकिन उसके बाद गले से भी लगाया। आज वो नहीं हो रहा है। दुश्मन के साथ जन्म जन्म की दुश्मनी इस तरीके से नीति इस सरकार ने हमारे ऊपर डाली है, आदत हमको डलवा दी है। ये सारी चीज़ों को का खतरा हिंदुस्तान को है। आर्थिक करप्शन के खिलाफ हम लड़ते हैं और लड़ते आए हैं और आर्थिक करप्शन को हमने रोका है, पर जो नैतिक करप्शन है वो एक ऐसा कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम उसको रेडिकल सर्जरी करके निकाल नहीं देंगे हमारे शरीर में से तो वो हमारी जान ले लेगा। आप सबसे मेरी ये विनती है कि हमारी ये अपील जनता तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें और इस मुल्क को, इस प्रजातंत्र को, इस स्वतंत्र सार्वभौम सेक्युलर राष्ट्र को बचाए रखने में मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक के गुलाम बना दिया। इस प्रजातंत्र में सरकार मालिक के गुलाम है ऐसी समझ उनको डाल दी। वो ये भूल गए हैं कि वो हमारे संविधान के रक्षक है।
उन सब ने ये अपने आप को मना लिया है कि भाई हम सरकार मालिक के गुलाम है और सरकार मालिक के हुक्म के मुताबिक हम काम करेंगे। ये बहुत गलत एक आचरण की नीति इस सरकार ने हमारे लोगों को आदत डाल दी। अगर MVA के मंच पर से भी जाना पड़े तो हम वहाँ भी झिझकेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए इस बार हमने कहा, मैंने जो कहा कि हमारी जो तटस्थता को हमने धर्म मान लिया था, वो तटस्थता हम नहीं रखने वाले। हम MVA के साथ चलेंगे। वो अगर ज़रूरत हुई उन्होंने बुलाया तो हम उनके मंच पर से भी प्रचार करने में झिझकेंगे नहीं। आपको नहीं लगता कि एक कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी ले लिया जाए जो अभी खड़े हैं इलेक्शन में, क्योंकि उनकी कैंपेन कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है, वो अपने क्षेत्र में जाके खुद का ही प्रचार कर नहीं पा रहे, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो जनता से जुड़ेंगे? हम कई ऐसे ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो काम कर रहे हैं। हमें लगता नहीं है कि कोई कमज़ोर है और कोई इलेक्शन में हारने के लिए नहीं खड़ा रहता। अगर इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो वो जीतने के लिए। कोई क्षेत्र में नहीं पहुंचे मगर कमज़ोर नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। और हमने भी हमारा फ़र्ज़ निभाने का तय किया है और उनके जो हम सिर्फ एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहे हैं, हम बैसाखियों की तरह काम नहीं कर रहे। और जो बयानबाजी कर रहे हैं अभी फिलहाल, रिसेंटली कांग्रेस के एक नेता ने 26/11 को लेके बड़ा सा स्टेटमेंट लिया था। डोंट यू थिंक दिस इज अ रॉन्ग टाइमिंग टू गिव सच स्टेटमेंट? हम यहाँ पार्टी के किस नेता ने क्या कहा उसके बारे में बोलने नहीं आए। हम यहाँ हमारी सिविल सोसाइटी क्या मुद्दा लेके खड़े हैं, संवैधानिक वसूल हम संवैधानिक मामलों पर बोल रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स में हम नहीं जाते। अभी अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषण गिना दे तो आपको अच्छे लगे हैं क्या? मैं आपको उलट करके पूछ सकती हूँ। जो नहीं मैं मैं बात बता रही हूँ कि देखो हर MVA में हर एक तबका एक ही है, ऐसा नहीं है। हम लोग वसूलन ऐसी ताकत के साथ खड़े हैं जिसको हम मानते हैं कि जमहूरियत और लोकशाही बची रहे। और हमारा सिर्फ उतना ही सपोर्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेंथन करें। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं और जो नहीं कहते हैं वही करते हैं, वही डर है उसके बारे में। मणिपुर का बता दिया, और पश्चिम बंगाल के बारे में जो कुछ हुआ वहाँ मुझे जवाब मैं यहाँ पे महिला हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि पश्चिम बंगाल में जो संदेशखाली में हुआ ऐसे हमको बताया गया, वो अभी परसों 4 दिन पहले एक स्टिंग आया है जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे कि हमने 2-2 हज़ार रुपया दे के वो करवाया था और ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। तो हम स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही घटिया और डेंजरस ताकत है RSS BJP। वो किसी भी हद तक अपने दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए जा सकती है। मैं यहाँ पे भी कहूँगी, तो यही कहा नहीं, मैं यहाँ पे भी कहूँगी कि वो जो क्या नाम है शाहजहां शेख जो लीडर है, वो हो सकता है वो दबंगी है, उसने लैंड ग्रैब किया होगा। तो मुझे बताइए कि भाजपा, RSS, कोई भी पार्टी में कौन से नेता है जिसने लैंड ग्रैब नहीं किया है? मगर वो कहना और गैंगरेप कहना उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। और उसको लेकर मैं एक ही सवाल कहूँगी, जो अच्छा हुआ आपने ही मुझे मौका दिया कि वो मेरी बात छूट गई थी, कि जो हिंसा महिला पे प्रज्वल रवन्ना जैसे लोगों ने की और जिसके प्रचार में प्रधानमंत्री गए, और जो मतलब नॉन शोषण जो ब्रिजभूषण ने किया अपने रेसलर्स पे और उनके बेटे को टिकट दी गई, या हाथरस का कांड देखिए, उन्नाव का कांड देखिए, आप कथुआ का कांड देखिए। ये जो महिला की असुरक्षितता की बात जो इरफान सर ने उठाई वो एक बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तरफ हमको बहुत शोर शराबे की राजनीति दिखती है ये 10 सालों में, जिसमें नफरत फैलाई जाती है, और जहाँ पर भी महिला के ऊपर हमला होता है तो महिला बाल विकास मंत्री, प्रधानमंत्री
महिला आयोग सब चुप है। तो ये सवाल पत्रकार को भी पूछना चाहिए कि इतनी चुप्पी क्यों भाई। और अमित शाह का और जहाँ तक statement- बम्बई की बात है, आपको ये बुरा नहीं लगता? मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरे शहर में कितने सालों से महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए हैं और आप लोकतंत्र को नीचे से ऊपर तक मार रहे हैं। आप क्यों घबरा रहे हैं बीएमसी के चुनाव से? आपको नतीजे नहीं देख रहे हैं इसलिए आप चुनाव नहीं बुला रहे हैं। ये किस तरह की लोकशाही है? खुद आके कंप्लेंट की है, कौन औरत अपना खुद का नाम बदनाम करेगी? आपको वहाँ सर हमने जवाब दे देखिए, दिया, अभी इसके ऊपर बहस नहीं हो अमित सकती। शाह ने बहुत हमने ही जवाब दे दिया। छाती ठोक के ये कहा है कि हमारे पास सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि हम किसी भी झूठ को सच बना साबित सकते करवा और सकते हैं। संदेश खाली भी इसलिए उन्होंने झूठ को सच साबित जब कर तक प्रमाणित रिपोर्ट वहाँ से नहीं निकलती वहाँ तब तक एलिगेशन करना सही नहीं होता। इसलिए हमारी हर पीड़ित महिला के साथ हमारी सहानुभूति है और हम उनके साथ खड़े रहते हैं। हम सिलेक्टिव नहीं हैं। हम सिलेक्टिव नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल के में ना देखें और हाथरस में नहीं। ये देखें। स्टिंग ऑपरेशन ऐसा आने नहीं के है। बाद हाँ, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप चुप क्यों है भाई? बिल्कुल। उनको बोलना चाहिए कि ये गलत स्टिंग है, तो हम मान लें उनकी बात। कांग्रेस में भी नहीं, अभी हम संदेश खाली की बात कर रहे हैं, अच्छा, संदेश अभी खाली ये की बात बात कर रहे हैं। अभी आगे चलते हम हैं। संदेश आगे खाली चलते की हैं। बात हमने कर हमारी रहे बात बोल दी अभी। आरपीआई के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कहते हैं कि संविधान नहीं बदला जाएगा। हाँ। संविधान रामदास आठवले का पार्लियामेंट में कितना चलता है हम सब पिछले 10 साल में देख रहे हैं। देने दीजिए श्याम गायकवाड़ आप। अब श्याम दादा आप कुछ कहेंगे? कुछ बोलता है उसको अम्बेडकर मास कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता और रामदास क्या है उसके नाम में राम भी और दास भी।